is of opinion of experts. ठीक है, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट जो है वो भी एक रेलिवेंट फैक्ट है। जैसे इन क्रिमिनल केसेस जो एमएलओ की रिपोर्ट होती है, ठीक है, कि आपका फोरेंसिक कंडक्ट होता है, तो उसमें जो भी रिपोर्ट्स हैं वो एज अ रेलिवेंट फैक्ट कंसिडर की जाएंगी। सही है। देन आर्टिकल 66 इज इम्पॉर्टेंट विच इज़ अबाउट इन सिविल केसेस कैरेक्टर टू प्रूव कंडक्ट इम्प्यूटेड इररेलेवेंट। आर्टिकल शॉर्ट से थोड़ा रिव्यू दे रही हूँ इसका, ठीक है, आर्टिकल्स का। अलॉन्ग विद दैट इसको ख़त्म करके आई हैव टू स्टार्ट विद द अदर सेशंस एज वेल। खैर, आर्टिकल 66 बेसिकली ये कहता है कि जो सिविल केसेस होते हैं उसमें गुड या बैड कैरेक्टर को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, ठीक है, उसको डिटरमाइन करने के लिए जो फैक्ट्स जो है वो गैदर किए जाते हैं, दैट आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ रेलिवेंट फैक्ट्स। ठीक है। 67 जो है आर्टिकल वो ये कहता है कि जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उसमें प्रीवियस गुड कैरेक्टर जो है वो रेलिवेंट कंसिडर किया जाता है, ठीक है, ऑफ एनी एक्यूज और प्रपोज एक्यूज। आर्टिकल 68 इज अबाउट प्रीवियस बैड कैरेक्टर नॉट रेलिवेंट एक्सेप्ट इन रिप्लाई। जो प्रीवियस बैड कैरेक्टर होता है ऑफ एनी एक्यूज या प्रपोज एक्यूज इन क्रिमिनल केसेस वो रेलिवेंट जो है वो कंसिडर नहीं होता एक्सेप्ट देयर आर सर्टेन लाइक एक्सेप्शंस इन इट। ठीक है, अनलेस ही इज़ नॉट कन्विक्टेड। ये एक रूल है कि लेट्स से कोई एक्यूज है, उसके ऊपर मल्टीपल FIRs हुई हुई हैं, ठीक है, मल्टीपल केसेस इनिशिएट हुए हुए हैं, लेकिन जब तक कि वो किसी केस में कन्विक्ट नहीं हो जाता तो दैट पर्सन शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ कन्विक्टेड वन। ठीक है। आर्टिकल 69 जो है कैरेक्टर एज अफेक्टिंग डैमेजेस है। आर्टिकल 69 ये कहता है कि जब कोर्ट लेट्स से सूट फॉर डैमेजेस है, ठीक है, जब भी कोर्ट जो है वो किसी पर्सन के फेवर में डैमेजेस जो है वो डिटरमाइन करेगा तो उसके लिए वो उस पर्सन का जिसको कोर्ट डैमेजेस डिटरमाइन करने वाला है उसका करेक्टर देखा जाएगा। ठीक है, वेदर दैट पर्सन इज़ वेल रेप्यूटेड इन द सोसाइटी, ठीक है, उसका अपना कंडक्ट कैसा है, अगर वो पर्सन जो कोर्ट में आकर डैमेजेस क्लेम कर रहा है अगर वो प्रीवियसली कन्विक्टेड है या हैबिचुअल क्रिमिनल है, ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं सारी ये सब कोर्ट ऑफ लॉ जो है वो कंसिडर करेगा वाइल डिटरमाइनिंग द डैमेजेस। 70 जो है प्रूफ ऑफ फैक्ट्स बाय ओरल एविडेंस। ओरल एविडेंस में ये है कि आई टोल्ड यू कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ एविडेंसेस। ठीक है, एक तो आपका ओरल एविडेंस होता है, एक आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है। ओरल एविडेंस में वो ये कह रहा है कि जो ओरल एविडेंस है दैट शैल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज रेलिवेंट, मे बी प्रूव बाय ओरल एविडेंस। ठीक है, जो कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो कोर्ट में बाय वे ऑफ ओरल एविडेंस यू मे लाइक प्रूव इट। अच्छा, इसमें देयर इज वन मोर थिंग, लास्ट टाइम वी सेड इट, ये जो मे, शैल नॉट बी, मे बी नॉट और शैल नॉट बी वाले जो आपके MCQs हैं ना, ये आपको जब भी याद होंगे जब आप प्रॉपरली जो है अपने सेक्शंस को या आर्टिकल्स को गो थ्रू करेंगे। ठीक है, उसके लिए कोई एक प्रॉपर ऐसा नहीं है कि लेट्स से अगर एक बार एक आर्टिकल रिपीट हो गया मे बी वाला तो वो जो है मोस्ट रिपीटेड कंसिडर हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। किसी भी आर्टिकल में से सेक्शन में से जो है वो शैल नॉट बी, मे बी वाले अराउंड आई थिंक 15 या 10 आपको MCQs ऐसे मिलते हैं, वेदर इट्स फ्रॉम CPC, QSO या CRPC। ठीक है, तो वो आपको अगर आपने पढ़ा हुआ है तो इट इज़ गोइंग टू क्लिक इनटू योर माइंड, नहीं तो आप अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंगली जो है यू आर गोइंग टू जस्ट मार्क द राइट आंसर। तो इसमें ये सारी चीज़ें मे बी, मे नॉट बी वाले थोड़े आपको उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। 71 जो है वो आर्टिकल ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्टेड। ठीक है, ओरल एविडेंस जो है अगर कोई बंदा कोई टेस्टिमनी रिकॉर्ड करवाता है तो वो उस बेसिस पे होगा जो उसने सुना और देखा। ठीक है, इसमें एक टर्म यूज़ होती है हेयर से एविडेंस की। हेयर से एविडेंस इज़ नो एविडेंस। तो ये जो है मार्केट, ठीक है, राइट इट डाउन, ये एज एन MCQ आता है कि डैश इज़ नो एविडेंस, हेयर से एविडेंस इज़ नो एविडेंस या हेयर से एविडेंस इज़ डैश, इट मीन्स नो एविडेंस। हेयर से बेसिकली क्या होता है कि एक पर्सन ने जो है सुनी सुनाई बात जो है वो आगे कन्वे कर दी, ठीक है, दैट इज़ एन हेयर से एविडेंस। उसको जो है कोर्ट ऑफ लॉ कंसिडर नहीं करेगा, ठीक है, दैट विल नॉट बी एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। जो ओरल एविडेंस देगा वो वही शख्स होगा जिसने वो बात सुनी है या देखी है। ठीक है, अदर देन दैट तो फिर हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोड्यूस करते हैं कोर्ट में।
अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, इसमें एक रूल होता है शहादा अल शहादा का, ठीक है। उसमें एक्सेप्शन ये होती है कि अगर एक विटनेस है वो ड्यू टू एनी सीरियस रीज़न अगर वो कोर्ट में अपना अपीयरेंस नहीं करवा सकता, ठीक है, कोई भी ऐसा सीरियस रीज़न हो गया, जेन्युइन है, तो वो अपने बिहाफ पर जो है वो 2 विटनेसेस को अपॉइंट करेगा टू गिव द टेस्टिमनी इन द कोर्ट। तो ये जो शहादा अल शहादा है ना, ये भी एक टर्म है, राइट इट डाउन। ये भी एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो पूछी जाती है, ये आपके पास पेपर्स में भी बहुत टाइम्स रिपीट हुआ हुआ है, ठीक है, कि ये जो शहादा का जो रूल है, इट सेज दैट ड्यू टू एनी रीजन विटनेस कैन नॉट अपीयर इन कोर्ट, अ विटनेस अपॉइंट्स 2 विटनेसेस ऑन हिज बिहाफ टू डिपोज एक्सेप्ट इन केसेस ऑफ हुदूद। अच्छा, हुदूद के केसेस कौन से होते हैं? हुदूद के केसेस वो केसेस हैं या वो पनिशमेंट्स हैं जो होली कुरान और सुन्ना में जो है दे हैव बीन गिवन अ रेफरेंस ऑफ, ठीक है। हद की पनिशमेंट्स वो हैं, जस्ट लाइक जिना है, ठीक है, जिना ऑर्डिनेंस है, तो वो हुदूद के पनिशमेंट में आता है, ठीक है। तो इन केसेस, ये जो इस तरह के जो केसेस होंगे, जो हद के केसेस हैं, इसमें जो सोल टेस्टिमनी होगी वो विटनेस की अपनी होगी, उसमें शहादा अल शहादा का जो प्रिंसिपल है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। उसमें विटनेस को खुद आकर जो है टेस्टिमनी रिकॉर्ड करवानी है। अच्छा, इसके बाद 73 और 74 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ प्राइमरी एविडेंस इज सेकेंडरी एविडेंस, ठीक है। प्राइमरी एविडेंस आपका क्या होता है? जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा, ठीक है, कोई सेल एग्रीमेंट है किसी का, या कोई भी सेल डीड है, लीज डीड है, या व्हाटसोएवर, जो भी ओरिजिनल फॉर्म में चीज़ होगी, ठीक है, डॉक्यूमेंट होगा, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ प्राइमरी एविडेंस। सेकेंडरी एविडेंस क्या होगा? उसकी फ़ोटो कॉपीज़ हैं, सर्टिफाइड कॉपीज़ हैं, या प्रिंटेड फॉर्म में है, ठीक है, ये सारी इसकी जो है सेकेंडरी एविडेंस के अंडर जो है वो फॉल करेगा, ठीक है। ये 73 एंड 74 आपने याद रखना है, ये भी आता है, ठीक है। प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स का वो पूछ लेते कि व्हाट प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स आर डैश ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। देन 85 एंड 86 आर रिलेटेड टू पब्लिक एंड प्राइवेट डॉक्यूमेंट। पब्लिक डॉक्यूमेंट कौन सा होता है? वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो पब्लिक रजिस्टर में जो है आपका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, अपडेट करते हैं। लेट्स से कोई भी आपका गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है या मैरिज है, ठीक है। मैरिज क्या है? मैरिज इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 2 पार्टीज़, तो जब तक के वो 2 पार्टीज़ के इन बिटवीन है वो आपका एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, ठीक है। लेकिन जब आप उसको जाकर यूनियन काउंसिल में रजिस्टर करवा दोगे तो वो एक पब्लिक रजिस्टर में जो है वो रजिस्टर हो चुका है, ठीक है, उनके जर्नल में अपडेट हो चुका है। तो नाउ वो जो एक आपका मैरिज का जो डॉक्यूमेंट होगा, ठीक है, वो दैट विल बी कंसिडर्ड एज द पब्लिक डॉक्यूमेंट। नाउ प्राइवेट डॉक्यूमेंट कौन से होते हैं? कोई प्राइवेट हॉस्पिटल की आपकी रिसिप्ट है, ठीक है, या अगर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हैं, वहाँ का फी वाउचर है या कोई ऐसी चीज़ है, ये सारी चीज़ें जो है आपकी प्राइवेट डॉक्यूमेंट कंसिडर होंगी, सही है। आर्टिकल 114 है स्टॉपल का। स्टॉपल इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। स्टॉपल का जो लिटरल मीनिंग है वो बेसिकली ये होता है टू स्टॉप समवन, ठीक है। स्टॉपल बेसिकली एक रेमेडी है जो एग्रीव पर्सन को दी जाती है बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, जिसका प्रिंसिपल बेसिकली ये है कि अगर 2 पार्टीज़ के बीच में जो है कोई एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, तो और जिस ए ने जो है एग्रीमेंट किया है बी के साथ, ठीक है, ए एक प्रॉपर्टी है, ए ने क्या किया? ए ने बी को जाकर बोला ये प्रॉपर्टी मेरी है, ठीक है। इनफैक्ट दैट प्रॉपर्टी डज नॉट बिलोंग टू ए। उसने फॉल्सली क्या किया? उसने फॉल्सली बिलीव करवाया बी को कि जो प्रॉपर्टी है सर्टेन वो ए के पास बिलोंग करती है, ठीक है, और उसने बी को कन्विंस किया कि बाय दिस प्रॉपर्टी फ्रॉम मी, जबकि उसके पास उसका टाइटल नहीं है, पोजीशन है लेकिन टाइटल नहीं है, ठीक है। उसके बाद ए क्या करता है? बी को उसने ट्रांसफ़र कर दी। अब प्रॉपर्टी है किसकी? सी की है। सी से लेकर सी से जब टाइटल जो है वो ए के पास आया, अब ए बी के पास जाता है, वो कहता है कि ये प्रॉपर्टी तो मेरी है, मुझे वापस चाहिए। तो जब भी कोर्ट में आएगा तो कोर्ट ये जो एक क्वेश्चन होगा ना ए का, दैट दिस प्रॉपर्टी, ये जो मेरे पास जो है जब मैंने ट्रांसफ़र किया था तो इसका टाइटल मेरे पास नहीं था, पोजीशन था, तो कोर्ट इस चीज़ को कंसिडर नहीं करेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये जो रेमेडी है दैट विल बी टर्म्ड एज द स्टॉपल। स्टॉपल मीन्स टू स्टॉप समवन, कि किसी के साथ जो है कोई टू स्टॉप द इनजस्टिस बेसिकली फ्रॉम हैपनिंग विथ एनी पर्सन, ठीक है। इसकी इलस्ट्रेशन याद रखनी, इसकी इलस्ट्रेशन एज एन एमसीक्यू आती है। देन आर्टिकल 117 इज बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ अगर हम देखते हैं तो बर्डन ऑफ प्रूफ बेसिकली किसके ऊपर लाई करता है? अ पर्सन हु इज कमिंग टू द कोर्ट टू सीक जस्टिस या टू सीक एनी रेमेडी, बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर लाई करता है।
जस्ट लाइक इन क्रिमिनल केसेस हम कहते हैं कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो कंप्लेनेंट के ऊपर लाई करता है, ठीक है। वाई? बिकॉज ही और शी हैज़ अप्रोच द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर द जस्टिस, सही है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ में जो है यू हैव टू रिमेंबर इट्स इलिस्ट्रेशन एज वेल। A desired a court to give judgment that B shall be punished for a crime which A says B has committed. A must prove B has committed the crime. A चाहता है कोर्ट जो है B के अगेंस्ट फैसला दे, क्यों? क्योंकि B ने क्राइम कमिट किया है। तो अब उसके लिए A को क्या करना पड़ेगा? A को B का क्राइम जो उसने जो उसने अटेम्प्ट किया है, ठीक है, उसको प्रूफ करना उसके लिए ज़रूरी है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? कंप्लेनेंट के ऊपर है, A के ऊपर, सही है। देन आर्टिकल 128 इज़ अबाउट द लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड। इसमें आपको जो है वो दो चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। अगर जो है लेट मी रीड इट, यहाँ पर डिस्प्ले, वेयर इज ही? The fact that any person was born during the continuance of a valid marriage between his mother and any man and not earlier than the expiration of 6 lunar months from the date of marriage or within 2 years after its dissolution, the mother remaining unmarried shall be conclusive proof that he is the legitimate child of that man unless. Legitimacy of child basically means कि whether the child is born, if a child is born, so whether he is legitimate or illegitimate, ठीक है। तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि अगर within 2 years of dissolution of marriage या after expiration of 6 months from the date of marriage जो है, अगर कोई बच्चा जो है वो he borns, तो that child shall be considered as the legitimate child, ठीक है। और उसकी एक्सेप्शन क्या है कि अगर फादर रिफ्यूज़ कर देता है दैट दिस चाइल्ड इज़ नॉट माई, दिस चाइल्ड डज नॉट बिलोंग टू मी, ठीक है। एक तो एक्सेप्शन ये है। सेकेंड एक्सेप्शन ये है कि इफ़ अ चाइल्ड इज़ बॉर्न आफ्टर 6 मंथ्स, ठीक है, जो खुला का जो पीरियड होता है उसको एंड होने के बाद अगर कोई इफ़ अ चाइल्ड इज़ बीइंग बॉर्न, सो दैट चाइल्ड देन शैल बी कंसिडर्ड एज इलेजिटिमेट, ठीक है। तो यू हैव टू रिमेंबर, इसमें ये जो काउंट है ना, यू हैव टू रिमेंबर दिस 6 लूनर मंथ्स बिफोर एंड 6 लूनर मंथ्स आफ्टर, ये 2 years ऑफ मैरिज जो है। आर्टिकल 132 जो है वो एग्जामिनेशन इन चीफ का है। द एग्जामिनेशन इन चीफ ऑफ अ विटनेस बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम शैल बी कॉल्ड एज एग्जामिनेशन इन चीफ। जो पार्टी विटनेस को कॉल करती है, ठीक है, तो वो उसका जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएगी वो क्या कंसिडर होता है? दैट इज टर्म्ड एज द एग्जामिनेशन इन चीफ। उसके बाद क्या होता है? द एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस बाय द एडवर्स पार्टी शैल बी कंसिडर्ड हिज क्रॉस एग्जामिनेशन। अब जो एडवर्स पार्टी जो है उसको जो क्वेश्चन करेगी, ठीक है, दैट आफ्टर एग्जामिनेशन इन चीफ दैट विल बी कंसिडर्ड एज द क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद री एग्जामिनेशन की स्टेज होती है, और री एग्जामिनेशन ऑलवेज जो है ज़रूरी नहीं होता है। री एग्जामिनेशन से ओनली उन केसेस में होता है जहाँ पे आपको लगता है कि कोई एम्बिग्विटी है, ठीक है, इन द क्रॉस एग्जामिनेशन, तो आप जाते हो, यू ऑप्ट फॉर द री एग्जामिनेशन अगेन, ठीक है। तो ये आपको इसका जो सीरीज़ है, यू हैव टू रिमेंबर कि पहले एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, देन क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, देन री एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। तो आर्टिकल 132, 133, 134 जो है दे आर रिलेटेड टू द एग्जामिनेशन इन चीफ, ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन, सही है। आर्टिकल 135 विटनेसेस टू कैरेक्टर। विटनेसेस टू कैरेक्टर में बी क्रॉस एग्जामिन्ड एंड री एग्जामिन्ड। जो विटनेसेस होंगे उनका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, एंड दे मे बी री एग्जामिन। री एग्जामिन के लिए जो है आई हैव गिवन यू द कंडीशन कि उसके लिए अगर इन सर्टेन अगर कोई एम्बिग्विटी जो है प्रेजेंट है तो ऑन दैट बेसिस जो है री एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है, अदरवाइज नो नीड। उसके बाद आर्टिकल 136 जो है दैट इज रिलेटेड टू द लीडिंग क्वेश्चंस। लीडिंग क्वेश्चंस बेसिकली वो क्वेश्चंस होते हैं जो आपको डायरेक्टली अगर आप जिस भी पर्सन का जो है आप क्रॉस कर रहे हो, ठीक है, आप उससे जो आंसर जो है वो करवाना चाहते हो, ठीक है, बुलवाना चाहते हो, तो उसके लिए जो आप उससे क्वेश्चन करोगे, पुट फॉरवर्ड करोगे, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ लीडिंग क्वेश्चन। इसमें जो याद रखने वाली चीज़ है वो ये है कि लीडिंग क्वेश्चन कब पूछा जाता है और कब नहीं पूछा जाता। तो लीडिंग क्वेश्चन इज आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन, ठीक है, आप एग्जामिनेशन इन चीफ में नहीं पूछ सकते हो एंड ऑल्सो नॉट इन री एग्जामिनेशन। लीडिंग क्वेश्चंस मे बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन। तो आर्टिकल 136, 137 एंड 138 दे आर ऑल रिलेटेड टू द लाइक लीडिंग क्वेश्चंस, ठीक है। देन आर्टिकल 146 इज अबाउट इंडिसेंट एंड स्कैंडलस क्वेश्चंस के
अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन जो है जो किया जा रहा है फ्रॉम एनी वन, ठीक है, कंप्लेनेंट है या विटनेस है, अगर वो कोई ऐसा स्कैंडलस क्वेश्चन है, ठीक है, या वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकता है या अनएथिकल क्वेश्चन है, ठीक है, तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट वहाँ पर ही उसको स्टॉप कर देगा, दैट नो, यू आर नॉट सपोज टू आस्क दैट क्वेश्चन, ठीक है, और आप काइंडली कंसिडर आस्किंग अनदर क्वेश्चन। तो आर्टिकल 146 इज बेसिकली अबाउट द इंडिसेंट क्वेश्चंस। देन आर्टिकल 148 सिमिलर टू 146 जो है, इट इज़ फॉलोड बाय आर्टिकल 148। 148 भी यही कहता है कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो किसी के ऊपर, अगर आप किसी को पर्सनली टारगेट करके जो है कोई क्वेश्चन उससे पूछ रहे हो, ठीक है, जो उसको जो है वो पर्सनली लेवल पर जाकर टू इंसल्ट और अनॉय दैट पर्सन, ठीक है, तो दैट क्वेश्चन शैल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज द इरेलीवेंट क्वेश्चन, ठीक है। आर्टिकल 150 जो है, इट इज़ अबाउट द होस्टाइल विटनेस। होस्टाइल विटनेस कब होता है, जब आपका अपना विटनेस जो है वो कोर्ट में आके आपके अगेंस्ट जो है वो टेस्टिमनी देता है, ठीक है, दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ होस्टाइल विटनेस। इसके लिए जो स्टेटमेंट, ये जो टर्म यूज़ हुई है होस्टाइल विटनेस, रिमेंबर दैट, ठीक है, ये भी MCQ में आती है। अच्छा, इसमें जो है देयर इज़ वन मोर थिंग इन इट, इन द होस्टाइल विटनेस ये होता है कि होस्टाइल विटनेस को क्रॉस किया जा सकता है, ठीक है। अगर आपका अपना विटनेस जो है एज अ होस्टाइल विटनेस एक्ट करेगा तो आप कोर्ट से परमिशन लेकर जो है उसका क्रॉस कर सकते हो, ठीक है, क्रॉस एग्जामिन कर सकते हो उसे। आर्टिकल 155 इज अबाउट रिफ्रेशिंग मेमोरी। रिफ्रेशिंग मेमोरी बेसिकली क्या होता है कि लेट्स से 489F का केस है, ठीक है, चेक बाउंस का केस है। अब चेक जो है वो RNP जब कॉल हुई है उसमें रिपोर्ट जो लगाई है पुलिस ने, ठीक है, उसमें चेक्स हैं या कोई एग्रीमेंट है या ये जो केस प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, ये आती है। आई एम गिविंग एन एग्जांपल ऑफ चेक। तो उसमें चेक से क्या होता है कि वो दिखाए जाते हैं, ठीक है, अक्यूज़ को दिखाए जाएंगे या जो आयु होता है उसको दिखाए जाते हैं, ठीक है, कि ये वही चेक है जो मतलब आपको हैंड ओवर किया गया जब आप मेमो ऑफ उस पर जाए बकवा पे जब आप पहुँचे, ठीक है, आपको हैंड ओवर किया, ये वही चेक है, उनको दिखाते हैं, ठीक है, या अक्यूज से पूछते हैं ये सिग्नेचर आपके हैं, वो डिनाई करेगा या एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो बेसिकली वो क्या है, वो प्रोसीजर जो है दैट इज़ ऑफ द रिफ्रेशिंग ऑफ मेमोरी, ठीक है, वहाँ पे उस पर्सन की मेमोरी को रिफ्रेश किया जा रहा है, ठीक है। सो दिस लाइक ये जो प्रोसीजर है लाइक एक फॉलो करते हैं कोर्ट में, ठीक है। देन आर्टिकल 163 एक्सेप्टेंस और डिनाइल ऑफ क्लेम ऑन ओथ। कोई भी पर्सन जो है जब कोर्ट में अपेयर होता है, ठीक है, या अगर ये जो हम एप्लीकेशंस वेरीफाई करवाते हैं ये बेसिकली क्या होता है, ये ऑन ओथ होता है, ठीक है। आप ऑन ओथ जो है कोर्ट में अपने सारे स्टेटमेंट्स जो है वो रिकॉर्ड करवा रहे हो, तो इट्स बेसिकली अबाउट दैट कि या तो आप एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है, कोई भी अगर आपके अगेंस्ट एलिगेशन है या तो आप उसको डिनाइल में जा रहे हो या आप एक्सेप्ट कर रहे हो। आर्टिकल 164 एंड 166, 164 इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 164 बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है। इट इज़ अबाउट कि अगर कोई एविडेंस है वो आपके सेल फोन के ऊपर है, ठीक है, तो वो वेदर इट विल बी कंसिडर्ड एज रेलिवेंट और नॉट, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज रेलिवेंट, ठीक है, कोर्ट उसको कंसिडर करेगा। सिंस नाउ इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी जो है देयर इज़ अ क्लॉज ऑन इट। वो ये कहता है कि अगर किसी को आप ईमेल कर देते हो, ठीक है, अगर आप व्हाट्सएप पे किसी को नोटिस सेंड कर रहे हो, अगर वो डबल टिक चला गया इट मीन्स दैट नोटिस हैज़ बीन रिसीव्ड बाय द अदर साइड, ठीक है। सो इट्स बेसिकली अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस दैट हैज़ बिकम अवेलेबल बिकॉज ऑफ मॉडर्न डिवाइसेस। आर्टिकल 166 जो है इसमें लास्ट है, द एविडेंस एक्ट 1872 इज़ हेयर बाय रिपील्ड। ये एज इट इज़ जो है ये टर्म पूछी जाती है, ठीक है। इसमें एविडेंस एक्ट जो है इसको एज अ डैश जो है वो वहाँ पर एज एन MCQ देते हैं। अब उसमें आपको कानून शहादत है या जो इसका ईयर है वो चेंज करके दे देते हैं। तो यू हैव टू रिमेंबर दैट द एविडेंस एक्ट ऑफ 1872 वाज रिपील्ड बाय द कानून शहादत ऑर्डर 1984, ठीक है। इसका मैंने ओवरव्यू ऑलरेडी दे दिया था इन द लास्ट क्लास कि इसका ओवरव्यू क्या था एंड हाउ इट केम इनटू बीइंग। तो ये जो कुछ आर्टिकल्स थे जो मैंने लास्ट और इस क्लास में अभी बताए, ये सारे वो हैं जो मैंने बहुत सेलेक्टिव लिए हैं, ठीक है, जो द मोस्ट रिपीटेड वंस। तो आफ्टर QSO नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द CPC। एक्चुअली आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट। अगर लास्ट में अगर हमारे पास टाइम बचा डेफिनेटली आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट, ठीक है, क्योंकि अभी मुझे और भी चीज़ें कवर करना है।
ओके लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। एक तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है वो जो आर्टिकल्स है रेलेवेंट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन लाइक फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। आपका पार्लियामेंट डिस्कस हुआ हुआ है, प्रेसिडेंट डिस्कस हुआ हुआ है, सेनेट है, नेशनल असेंबली है, क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है, ठीक है। ये सारी चीज़ें। थर्ड पार्ट आपका इंटरनेशनल लॉ का है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में बेसिकली जो है आपको ईयर याद रखने, ठीक है, किस ईयर में कौन सा केस हुआ था। अच्छा, इसमें पार्टीज के नेम आपको एग्जैक्ट याद रखने हैं, ठीक है। जस्ट लाइक मौलवी तमीज़ुद्दीन वर्सेस गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, PLD 1955। समटाइम्स इसमें ये होता है वो PLD का आपसे नंबर पूछ लेते हैं, ठीक है, आपसे सॉरी ईयर पूछ लेंगे आपसे। FC मीन्स फेडरल कोड। नंबर ऑफ जजेस याद रखने, कितने जजेस थे, ठीक है, कितने जजेस का बेंच था, इसमें डिसेंटिंग ओपिनियन किसने दिया था, ठीक है, इसमें कंक्लूजन क्या हुआ था, और पार्टीज़ या यू हैव टू रिमेंबर द पार्टीज से किसने किसके अगेंस्ट जो है वो जाकर अपील फाइल की थी, या किस केस में जो है कौन सी पिटिशन फाइल हुई है, ठीक है। इन डेप्थ आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन, एज आई सेड के वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम ऑलरेडी। तो फर्स्ट केस वॉज ऑफ मौलवी तमीज़ुद्दीन वर्सेस गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। गवर्नर जनरल का नेम याद रखना है, ठीक है, किसने असेंबली डिज़ोल्व की थी, किसकी डिज़ोल्व की थी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कब डिज़ोल्व हुई थी, ये सारे ये याद रखने। द सेकेंड केस इज़ द स्टेट वर्सेस डोसो केस। अच्छा, डोसो में जो है इसमें कुछ चीज़ें हैं विच यू हैव टू रिमेंबर। एक तो ये FCR का है, ठीक है, दैट इज़ 1901 फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशन जो अथॉरिटी है, FCR 1901, यू हैव टू रिमेंबर दिस टर्म, ठीक है। सबसे पहला जो है इसी का ही डिसीजन था जो डोसो के अगेंस्ट में आया था, ठीक है, जिसको उसके जो रिलेटिव्स हैं उन्होंने चैलेंज किया था इन द लाहौर हाई कोर्ट। यू हैव टू रिमेंबर मार्शल लॉ, किसके केस में किसका मार्शल लॉ इम्पोज हुआ था, कितने मार्शल लॉ इम्पोज हुए थे, ठीक है, उसका गवर्नर जनरल कौन था, किसने इम्पोज किया था, ये सारी चीज़ें याद रखनी है। इसमें भी यू हैव टू रिमेंबर द रिट्स। देन वी हैव मिस आसमा जिलानी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, मिस आसमा जिलानी वाले केस में दो चीज़ें हैं, देयर आर 2 पार्टीज़, ठीक है। 2 पार्टीज़ ने जो है वो सेम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के केस अगेंस्ट जो है वो केस फाइल किया था। एक ने अपने हस्बैंड के लिए फाइल किया था, एक ने अपने फादर के लिए फाइल किया था, ठीक है। तो यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स इन इट कि किसने किसके लिए जो है फाइल्ड अ पिटिशन। बेगम नुसरत भुट्टो वर्सेस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इसमें भी जो है यू हैव टू रिमेंबर के अच्छा इलेक्शन जो है वो 1977 का था, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर दिस ईयर दैट ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ 1977 जो है व्हेन जुल्फ़िकार अली भुट्टो वन, तो अपोजिशन जो थी उन्होंने बहुत अपोज किया था, एंड देन ही वाज लाइक लेटर ऑन अरेस्टेड, देन ही वाज रिलीज्ड, बट देन व्हेन ही रिकॉर्डेड द प्रोटेस्ट अक्रॉस द कंट्रीज, तो ही वाज देन अरेस्टेड अगेन अलॉन्ग विद हिज फेलो पीपल एंड द कंपेनियंस, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें याद रखनी है। इसमें भी रेट याद रखनी है कि हेबियस कॉर्पस की जो है रेट वो फाइल की थी। देन मोहम्मद नवाज शरीफ वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, इसमें भी जो है यू हैव टू रिमेंबर के जो प्रेसिडेंट था वो कौन था, ही वाज गुलाम इसाक खान, ठीक है, हु ओवरथ्रू द प्रेसिडेंसी और द टेन्योर ऑफ नवाज शरीफ, ठीक है। उनका जो प्राइम मिनिस्टरशिप थी उसको उन्होंने एज अ डिस्क्वालीफाई कर दिया था। इसमें आर्टिकल याद रखना है, आर्टिकल 58(2)(b) में जाकर जो है प्रेसिडेंट ने अपनी एक्सरसाइज की थी पावर्स, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। यू हैव टू कीप दिस इन व्यू कि आर्टिकल 58(2)(b) को एक्सरसाइज करते हुए प्रेसिडेंट ने जो प्राइम मिनिस्टरशिप है नवाज शरीफ की उसको एंड किया था, और जो असेंबली थी वो भी डिसॉल्व की थी, बट देन लेटर ऑन इट वाज रीस्टोर्ड बिकॉज सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड इट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट। देन यू हैव अल जिहाद ट्रस्ट, इसमें अल जिहाद ट्रस्ट में जो है यू हैव टू रिमेंबर दैट इट वाज द केस रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, ठीक है। इसमें बस अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की हद तक याद रखना है। सेकेंडली इसके अंदर जो नंबर ऑफ जजेस हैं, डिसेंडिंग ओपिनियन किसका है, कितने का बेंच था, मतलब जजेस का, यू हैव टू रिमेंबर ऑल ऑफ दीज थिंग्स इसमें भी।
Then General Pervez Musharraf versus Zafar Ali Shah and others versus General Pervez Musharraf, Chief Executive of Pakistan. इसमें you have to remember the PLD year, ठीक है, इसका PLD year repeat होता है, that is 2000 Supreme Court page number 869. These were the cases. Now moving on to articles. अच्छा, articles में जो पहला पार्ट है, it is related to like आर्टिकल 8 to 28 आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है. आई होप इतना तो अभी आप लोगों ने डेप्थ में पढ़ लिया होगा कि लाइक फंडामेंटल राइट्स हैं और कौन सा आर्टिकल जो है वो क्या चीज़ डिस्कस कर रहा है इसमें. तो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दैट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, फ्रीडम ऑफ असेंबली है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, देन राइट टू इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, राइट टू एक्सरसाइज योर रिलीजियस रिचुअल्स है, प्रैक्टिसेस है, ये सारी चीज़ें हैं इसमें. राइट टू फेयर ट्रायल है. देन मूविंग ऑन टू पार्लियामेंट विच इज़ अंडर आर्टिकल 50 to 89. अच्छा, पार्लियामेंट में जो है यू हैव टू रिमेंबर दैट पार्लियामेंट इज़ ऑल्सो नोन एज मजलिस शूरा, ठीक है. इसका जो है इसमें टर्म जो होता है नेशनल असेंबली का वो 5 years के लिए होता है. कंडीशन ऑफ वोटर क्या है, पाकिस्तान का सिटीज़न होना चाहिए और 18 years होनी चाहिए, ठीक है, एज ऑफ लाइक मेजॉरिटी. देन यू हैव, ठीक है. देन मूविंग ऑन टू सेनेट. सेनेट में कितने मेंबर्स होने चाहिए, यू हैव टू रिमेंबर द सीट्स, ठीक है. यहाँ पर लाइक 104 जो है वो सेनेट की सीट्स होंगी. फर्दर लाइक दे आर डिवाइडेड, फिर उसमें जो टेक्नोक्रेट्स हैं, उलमाज हैं, ठीक है, मुस्लिम्स हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं. टर्म जो है ऑफिस का जो चेयरमैन का इसमें टर्म है, यू हैव टू रिमेंबर दैट इज़ फॉर 3 years. Then Article 62(1) and Article 63(1) they are very 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 important, ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन में 62(1) और 63(1) को लेकर एवरी ईयर MCQ आता है, इट विच इज़ अबाउट द डिस्क्वालिफिकेशन एंड क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स. अब इसमें या तो वो आर्टिकल नंबर भी आपसे पूछ सकते हैं या फिर वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि मतलब इसमें क्वालिफिकेशंस क्या हैं या डिस्क्वालिफिकेशंस क्या हैं, ठीक है. क्वालिफिकेशन में ये कि पाकिस्तान का सिटीज़न होना चाहिए, एज नॉट लेस देन 25 years इन केस ऑफ नेशनल असेंबली, ठीक है. फॉर सेनेट जो है टू क्वालिफाई एज अ मेंबर ऑफ सेनेट यू शुड बी एटलीस्ट 30 years ऑफ एज. गुड कैरेक्टर होना चाहिए, नॉलेज अबाउट द रिलीजन. देन डिस्क्वालिफिकेशन में अगर अनसाउंड माइंड है, ठीक है, या अगर अपने ऑफिस से एब्सेंट है फॉर, ठीक है. इसमें जो है इफ़ यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इट, इसके इफ़ ही इज़ एब्सेंट फ्रॉम हिज ऑफिस फॉर आई थिंक अराउंड देयर इज़ अ सर्टेन, ठीक है, उसमें डेज मेंशन है. अगर वो उतने दिन तक जो है अपने ऑफिस से एब्सेंट है तो दैट पर्सन विल बी कंसिडर्ड एज डिस्क्वालिफाइड, ठीक है, फ्रॉम बीइंग द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट. ये सारी कंडीशंस हैं बुक में, आपके बेयर एक्ट में सब कुछ मेंशन है. देन यू हैव कोर्ट्स, ठीक है. कोर्ट्स इसका जो है आर्टिकल 175 है, इस्टेब्लिशमेंट एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट. एक सुप्रीम कोर्ट होगा, 4 हाई कोर्ट होंगे इन 4 प्रोविंसेस, ठीक है, एंड इन 1 इन इस्लामाबाद. टोटल 5 हाई कोर्ट है आपके. अपॉइंटमेंट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड शरीयत कोर्ट. जजेस का जो अपॉइंटमेंट होगा उसके लिए एक बेंच फॉर्म होगा, ठीक है. तो उस बेंच के मेंबर्स कौन कौन होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, 4 senior judges of Supreme Court, 1 former judge of Supreme Court, Federal Law Minister, Attorney General of Pakistan, Senior Advocate of Supreme Court. इन सब लोगों का जो बेंच है वो फॉर्म होगा, ठीक है. आफ्टर दैट आपका जो अपॉइंटमेंट होगा वो होगा फॉर द जजेस. देन वी हैव आर्टिकल 176 विच इज़ अबाउट सुप्रीम कोर्ट, ठीक है. तो इसमें यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस कौन अपॉइंट करेगा, द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है. प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा. ओथ बिफोर किसके ओथ लेंगे, ऑफ द ऑफिस बिफोर द प्रेसिडेंट दे हैव टू टेक द ओथ. रिटायरिंग एज क्या है फॉर द सुप्रीम कोर्ट जज, 65, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें जो हैं इन सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है और लोअर कोर्ट है, एपिलेट कोर्ट. ये सारी चीज़ें याद रखनी, कितने टर्म के लिए जो है अपना ऑफिस होल्ड कर सकता है, रिटायरिंग एज इसकी क्या है, ठीक है, किसके बिफोर जो है वो ओथ लेगा अपने ऑफिस की. और इनकेस अगर अपना रेजिग्नेशन दे रहा है, आई एम टॉकिंग अबाउट द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन में कि अगर वो अपना रेजिग्नेशन दे रहा है तो वो किसको देगा और विद इन कितने डेज में देगा.
देन वी हैव इसमें इसकी जो सीट्स हैं, डू रिमेंबर इसकी जो इसका जो नंबर है, ठीक है, एज आई सेड कि इसके अंदर जो टेक्नोक्रेट्स का है या जनरल है, जनरल सीट्स हैं इसमें फॉर वुमेन कितनी है, मुस्लिम्स नॉन मुस्लिम से कितनी सीट्स हैं, यू हैव टू रिमेंबर दैट काउंट एज वेल. अच्छा, आफ्टर इट जो है वी हैव दिस पार्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ठीक है. तो इसमें इंटरनेशनल लॉ में जो है वो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. एक आपका सिक्योरिटी काउंसिल है, एक आपका जनरल असेंबली है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है, और फर्दर इसमें इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, ठीक है. फिर आपका ICJ में आ जाता है. तो ये जो सारे 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं दे आर बेसिकली वर्किंग अंडर UNO. तो इसमें से MCQs किस तरह से आते हैं. अब the thing is that I have it in my notes but I cannot display it over slide. अच्छा, write it down if you can, ठीक है, क्योंकि I am just going to tell you to the point कि किस तरह से ICJ में से MCQ आता है, ठीक है. तो जनरल असेंबली में जो है यू हैव टू रिमेंबर दैट इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल पार्लियामेंट एंड वर्ल्ड पार्लियामेंट, ठीक है. इट इज़ द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ UNO. जनरल असेंबली इज़ द ओनली ऑर्गन विच इज़ कंसिडर्ड एज द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द UNO, ठीक है. इसके रिप्रेजेंटेटिव्स कितने होंगे, इसके 5 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं. ईच मेंबर हैव 1 वोट. हर मेंबर का जो है वो 1 वोट होगा इसमें. ऑल UN मेंबर्स आर ऑल्सो द मेंबर्स ऑफ जनरल असेंबली. सिंस जो जनरल असेंबली है वो लेजिस्लेटिव ऑर्गन है, ठीक है, तो इसके अंदर जितने भी UN के मेंबर्स होंगे दे विल आल्सो बी द मेंबर्स ऑफ द जनरल असेंबली, ठीक है. इसमें टोटल कितने मेंबर्स होते हैं, 193 मेंबर्स होते हैं. इसमें प्रेसिडेंट जो है वो ही इज़ इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 1 ईयर. और जनरल असेंबली का काम क्या होता है, जनरल असेंबली में जो UN बजट है वो अप्रूव होता है, ठीक है. तो ये जो कुछ पॉइंट्स विच आई एम टेलिंग यू ना, जस्ट राइट देम डाउन. इसको एज इट इज़ बस याद रखना है, लाइक पूरा देयर इज नो नीड टू स्टडी. इसमें वन मोर थिंग, UNO डिक्लेरेशन जो है वो कब पास हुआ था, इट वाज साइंड इन द ईयर 1942, ठीक है. इस्टेब्लिश कब हुआ था, 1945 में. UNO डिक्लेरेशन साइन हुआ था इन द ईयर 1942 एंड इस्टेब्लिश हुआ था इन द ईयर 1945 में, ठीक है. इसका मेन पर्पस क्या था UN को इस्टेब्लिश करने का, टू मेंटेन सिचुएशन ऑफ पीस ऑन इंटरनेशनल लेवल, ठीक है, पीस एंड सिक्योरिटी. अच्छा, देर आर 6 जो है वो देर आर 6 लैंग्वेजेस दैट आर कंसिडर्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द UN, ठीक है, विच आर इंग्लिश, रशियन, चाइनीज़, फ्रेंच, अरबिक एंड स्पेनिश. ये भी एज एन MCQ आता है दैट हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर कंसिडर्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द UN. तो देर आर 6 लैंग्वेजेस. देन मूविंग ऑन टू बस जनरल असेंबली में यू हैव टू रिमेंबर जस्ट दीज थिंग्स, ठीक है, कि मेंबर्स कितने हैं, इसको वर्ल्ड पार्लियामेंट भी कहते हैं, और इसका मेन पर्पस क्या है, टू अप्रूव UN बजट, ठीक है. ये लेजिस्लेटिव ऑर्गन है ऑफ द यूनाइटेड नेशन. इसके टोटल मेंबर्स कितने हैं, 193 हैं, सही है. सिक्योरिटी काउंसिल में याद रखना है कि इस्टेब्लिश कब हुआ था, 1945 में हुआ था, और हेड क्वार्टर कहाँ पे है इसका, न्यूयॉर्क में है, ठीक है. टोटल मेंबर्स इसमें 15 हैं, परमानेंट मेंबर्स इसमें 5 हैं. अच्छा, परमानेंट मेंबर्स जो UN में वो कंट्रीज़ हैं दैट आर आल्सो कॉल्ड एज द वीटो पावर्स कंट्रीज़, ठीक है. सो अदर देन दैट देयर आर टोटल 15 मेंबर्स, और आउट ऑफ विच जो है वो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, दैट इज़ UK, USA, रशिया, चाइना, फ्रांस, दैट आर द वीटो पावर कंट्रीज़. नॉन परमानेंट मेंबर्स कितने हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, दे आर 10, ठीक है. इलेक्टेड जो है मेंबर्स कितने टर्म के लिए इलेक्ट होते हैं, फॉर अ टर्म ऑफ 2 ईयर्स. देन इसका जो ऑब्जेक्ट है वो ये होता है टू मेंटेन पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल. इसमें जो पैसिफिक सेटलमेंट का जो टर्म है, यू हैव टू रिमेंबर दैट ये एज एन MCQ आता है, ठीक है. दैट डैश of the dispute is the responsibility of security council, that is the pacific settlement, सही है. then we have the secretariat.
दी सेक्रेटरीट में ये है कि इसका जो टर्म होता है सेक्रेटरी जनरल का, इट इज़ फॉर 5 years, ठीक है। इसका जो सेशन होता है वो एवरी ईयर इन जुलाई में हेल्ड होता है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन है, जस्ट लाइक जनरल असेंबली जो वो लेजिस्लेटिव ऑर्गन है, तो सिमिलरली जो सेक्रेटरीट है वो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन है, ठीक है। इसमें 4000 स्टाफ मेंबर्स अराउंड द वर्ल्ड है, ठीक है। सेक्रेटरी जनरल एक्ट्स एज द डी फैक्टो स्पोक्स पर्सन ऑफ द यूएन। जो सेक्रेटरी जनरल होगा ऑफ द सेक्रेटरीट, ही विल एक्ट एज द डी फैक्टो स्पोक्स पर्सन ऑफ द यूएन, ठीक है। इसमें जो एनुअल बजट होता है जो अप्रूव हो रहा है जनरल असेंबली में, उसको प्रेजेंट कौन करवाएगा? उसको प्रेजेंट करवाता है सेक्रेटरी जनरल, ठीक है। देन वी हैव इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो इसमें यू हैव टू रिमेंबर दैट इसमें मेंबर्स कितने हैं? देयर आर 54 मेंबर्स, ठीक है। मेंबर्स का टर्म कितना है? 3 years है। इसका फंक्शन है बेसिकली टू इनकरेज यूनिवर्सल एस्पेक्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। वी टॉक्ड अबाउट 6 organs, ठीक है। ये जितने भी 6 organs हैं, इसमें जो 5 organs हैं उनका हेडक्वार्टर लोकेटेड है इन न्यूयॉर्क। एक इसमें जो है दैट इज़ ICJ, ठीक है। ICJ का जो सिर्फ हेडक्वार्टर है, इट इज़ लोकेटेड इन नेदरलैंड्स, ठीक है। उसके लिए देयर इज़ अ रीजन दैट इज़ हॉफ, ठीक है। इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज हॉफ। तो वहाँ